उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमने बताया कि सब की सब श्रेणियां आपको मिलती हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का लोगे तो केवल लाइमन श्रेणी मिलेगी। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन के अवशोषण संक्रमण में केवल और केवल लाइमन श्रेणी मिलती है, और यही रीजन है कि अवशोषण संक्रमण हम जब भी बनाते हैं स्टार्ट ग्राउंड लेवल से ही हमेशा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें हमें सारी श्रेणियां मिल जाती हैं। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड सब मिलती हैं। इसलिए लास्ट क्लास में जो फिगर बना के दिखाया गया था एनर्जी लेवल्स का, उस फिगर जो यहां पर बना हुआ था, उस फिगर में क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फिगर था इसलिए उसमें सारी श्रेणियां आपको दिखाई गई थी। और आपने देखा था कि सबसे ज्यादा लंबी लंबी लाइनें किसकी थी? लाइमन की लाइनें लंबी थी। क्यों? जितनी ज्यादा लाइंस की हाइट होगी इसका मतलब उनसे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा उतनी ही ज्यादा है। इसका मतलब लाइमन की जो श्रेणी होती है उन रेखाओं जो रेखाएं मिलती हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी की वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसीलिए वो हमको दृश्य क्षेत्र में नहीं मिलती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, पराबैंगनी भाग में मिलती है। अगर इनसे भी ज्यादा एनर्जी हो जाए ना, इनसे भी ज्यादा एनर्जी, तो वो हमें फिर एक्स रे वाले पार्ट में मिलेंगी। अगर उससे भी ज्यादा एनर्जी हो जाए तो फिर गामा रेडिएशन में भी मिलेंगी हमको। और आपने जो लास्ट टाइम फिगर देखा था बामर सीरीज में, देखिए बामर सीरीज में किसी भी रेखा की हाइट अगर आप देखेंगे तो वो लाइमन सीरीज की किसी भी रेखा की हाइट से कैसी मिलेगी आपको? छोटी ही मिलती थी, उसकी तुलना में छोटी ही हाइट थी। उसकी हाइट छोटी है मतलब एनर्जी कम उत्सर्जित होती है। एनर्जी कम उत्सर्जित होती है मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है? कम। अब फ्रीक्वेंसी कम है तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे दृश्य क्षेत्र में आ जाती है, इसलिए बामर सीरीज की लाइनें हमको दिख जाती हैं स्पेक्ट्रम में। इसके बाद पाश्चन आया, ब्रैकेट आई, फुंड सीरीज आई, उसमें हाइट और भी कम कम है। आप सबने फिगर बनाया है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक बार पेज पलट के आप फिगर को देख सकते हैं। उनकी हाइट और भी कम कम है। हाइट कम होने का मतलब क्या है? उत्सर्जित ऊर्जा कम है। उत्सर्जित ऊर्जा कम है तो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो वो इतनी कम है कि दृश्य क्षेत्र से भी नीचे चली जाती है और वो अवरक्त भाग में आ जाती है, इसलिए हमको दिखती नहीं है। पर उसके लिए हमें दूसरे मेथड लगाने पड़ते हैं उनको देखने के लिए। नॉर्मली नहीं दिखेगी आपको, इसीलिए वो अवरक्त भाग में हमको मिलती है। तो वो स्पेक्ट्रम आपका बना के दिखाया गया था, वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फिगर था पूरा का पूरा। उसमें फिर हमने बताया कि आप इन्हें देख करके लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, इन सब श्रेणियों की परिभाषा भी बना सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे परिभाषा बनाएंगे आज हमने लिख के रखी है परिभाषा, देखिए। हाँ, मैंने सबकी नहीं लिखी हुई है, सबकी परिभाषा मैंने नहीं लिखी हुई है। एक सीरीज की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं कहने वाला हूं कि बाकी की डेफिनेशन ऐसे ही आपको बना लेना है ना। और जरूरत भी नहीं थी सबको लिखने की, इसको एक बार समझ लोगे आप फिर सब कर सकते हो। देखो हम पढ़ के सुनाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। और कौन सा स्पेक्ट्रम है? अवशोषण की उत्सर्जन। उत्सर्जन में ही कई श्रेणियां मिलेंगी, अवशोषण में तो मिलेंगी नहीं आपको। लाइमन श्रेणी, देखो क्या परिभाषा बनी। जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर जिसे कौन सा ऊर्जा स्तर बोलते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है। ठीक है ना, कि जब कोई परमाणु किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, उसमें कोई बंधन नहीं है, चाहे 2 से पहले में आए, चाहे 3 से पहले में आए, 4 से, 5 से, 10 से, 50 से, कहां से आता है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको आना कहां चाहिए? हमेशा फर्स्ट एनर्जी लेवल पे उसको आना चाहिए। तो जब कोई परमाणु किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर, जिसे निम्नतम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, में लौटता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, इतनी हाई एनर्जी वो होती है कि उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है, और वो फ्रीक्वेंसी
दृश्य क्षेत्र से हाई रहती है, ज्यादा रहती है, तो हमें पराबैंगनी में मिलती है, विजिबल में नहीं मिलती। वो हमको एनर्जी ज्यादा होती है उनकी, पराबैंगनी भाग में मिलती है। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अच्छा, तरंग दैर्ध्य का सूत्र पहले ही बताया जा चुका है आपको, है ना, इसलिए यह सूत्र आपको याद होगा। लाइमन श्रेणी के लिए याद करिए, R1/λ। बताइए लैम्डा क्या चीज है? उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित तरंगों की तरंग दैर्ध्य। 1/λ क्या है? तरंग संख्या। 1/λ तरंग संख्या है, वेव नंबर कहते हैं इसको। R रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अप टू इंफिनिटी तक ये नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन रेखाओं की श्रेणी, ये जो लाइंस हमको मिली हैं जो कि पराबैंगनी भाग में मिली है, इन रेखाओं का कोई एक लाइन तो मिलती नहीं हमको, लाइंस का पूरा एक ग्रुप मिलता है मुझे। तो हमने बोला कि लाइन की पूरी एक सीरीज मिल रही है मुझको। तो इन रेखाओं की जो श्रेणी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य अगर निकालनी है आपको, पहले ये सब बातें बताई जा चुकी हैं आपको, आज केवल लिख के हम आपको दिखा रहे हैं। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n बराबर 2 के लिए मिलेगी आपको, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य अगर चाहिए तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए मिलेगी। और n इज इक्वल टू इंफिनिटी के संगत जो तरंग दैर्ध्य आएगी ना, n बराबर अनंत लिखने से जो वेवलेंथ मिलेगी, वो वेवलेंथ श्रेणी सीमा कहलाती है, सीरीज लिमिट। सबसे छोटी भी होगी और इसी को क्या बोलेंगे? सीरीज लिमिट भी बोला करेंगे। समझ आ रहे हैं ना हमारी बात आपको? ये हमने किसकी डेफिनेशन बना ली? लाइमन। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे बामर श्रेणी की डेफिनेशन बना के दिखाइए, क्या आप बना पाएंगे? अच्छा, पहले एक बार हम बताएंगे फिर आप बताइएगा। बामर श्रेणी की क्या होगी? जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से ना, अब इसमें पहला क्यों बोलेंगे? किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, बामर का वो देखो फिगर जरा, जो एनर्जी लेवल का बना तो डायग्राम स्पेक्ट्रम वाला, उसमें जो बामर सीरीज जहां लिखी हुई है, तो उसमें लाइनें आती कहां से हैं? किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, पर आती कहां पर हैं? दूसरे ऊर्जा स्तर में, वो नीचे नहीं आती। फिर तो यहां तक का बताना है केवल आपको। जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, अब उसमें ब्रैकेट में आप न्यूनतम नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी में मिलती हैं, दृश्य क्षेत्र में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। उसमें अगर सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य चाहिए तो n बराबर 3, सबसे छोटी चाहिए तो n बराबर इंफिनिटी। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उन रेखाओं की जो श्रेणी बनेगी उसको बामर श्रेणी कहते हैं। हो गया सारा कुछ? नहीं समझ में आया? अच्छा, लाइमन बामर पाश्चन की डेफिनेशन कैसे बनाओगे? बना लेंगे आप। क्या लिखेंगे? जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, पहले में, दूसरे में, हाँ तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। और उसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे? बाकी सब रहेगा यहां 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 ऐसे। फिर यहां क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन रेखाओं की श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n इज इक्वल टू 4 के लिए, तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए प्राप्त होती है।
n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के संगत तरंग दैर्ध्य को पाश्चन श्रेणी की श्रेणी सीमा कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि आप कर लोगे ये सब, ठीक है ना। तो आपकी ड्यूटी ये है कि ये आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन जब घर जाएंगे तो उसके बाद बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब के लिए भी ऐसे डेफिनेशंस आप बना लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले हम पहले ही बता चुके हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी सीरीज मिलेगी इसका भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद ये सीरीज की डेफिनेशन भी हमने बना लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एटम के बारे में जो बातें स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने अपने अलग अलग बातें बताई और कैसे इसकी एक जर्नी चलती गई। सबसे पहले एटम की स्टार्ट किसने किया? थॉमसन ने। थॉमसन के मॉडल को किसने इंप्रूव किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के मॉडल को इंप्रूव किया बोहर ने। तो ऐसे बोहर के मॉडल में जो कमियां रह गई वो फिर शो कर दिया डे ब्रॉगली ने। इस तरीके से एटम की एक जर्नी चलती रही और उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा मॉडल माना गया वो बोहर का माना गया, क्योंकि कमियां उसमें थी पर कम कमियां रही उसमें। तो बोहर के मॉडल को अच्छा मॉडल मान लिया गया कि एटम के बारे में ये मॉडल हमको बहुत अच्छी जानकारी देता है, ठीक है। अब जानने की जरूरत यह है आज हमको कि बोहर के मॉडल की सीमाएं क्या हैं। क्या एटम के बारे में हर जानकारी बोहर का मॉडल हमको दे देता है? यह भी तो सोचने की बात है ना कि क्या बोहर का मॉडल अगर आप एक्सेप्ट करे ले रहे हैं, आप उसको अगर माने ले रहे हैं, तो क्या बोहर का मॉडल में इतनी काबिलियत है या इतना वो अच्छा है कि वो एटम की जितनी भी जानकारियां इस दुनिया में होती हैं वो सब हमको दे सकता है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं बना। हाँ, ज्यादातर उसने नॉलेज हमको दिया एटम के बारे में, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो सीमाएं हम पढ़ना चाहते हैं कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने बनाया उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो उसमें लिखा गया है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, बोहर के सिद्धांत की सीमाएं। तो आप हिंदी में नोट कर लीजिए, हेडिंग है ये, बोहर के सिद्धांत की सीमाएं। बोहर के सिद्धांत की सीमाएं। बोहर के सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या सीमाएं हैं? नंबर 1 देखिए, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, देखो कैलकुलेशन किया था हमने तब भी आपको यह चीज बताई गई थी कि ये जो सिद्धांत था ये केवल ऐसे परमाणुओं को एक्सप्लेन कर पाता था जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए हेडिंग पड़ी थी हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की जैसे जितने परमाणु हैं उनमें ये लग जाएगा बोहर की थ्योरी आपकी। तो यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, अब एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन से हैं? जैसे कि हाइड्रोजन एटम, एकल आयनित हीलियम। एकल आयनित हीलियम का मतलब क्या है? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हम बोलेंगे कि हीलियम कैसा हो गया? आयनित हो गया। अब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ऐसे हीलियम को बोलेंगे एकल आयनित हीलियम, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के इसको आयनित किया हुआ है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इस हीलियम में एक बचेगा, तो ये हाइड्रोजन की सीरीज में आ गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा ना इस पे, ठीक। द्विआयनित लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसकी भी व्याख्या हम बोहर की थ्योरी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एटम्स का एक्सप्लेनेशन जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम बोहर की थ्योरी से नहीं कर पाते। उसके लिए हमें फिर दूसरे प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस लगानी पड़ती हैं। ये सब फिर आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। अगर आप
ग्रेजुएशन वगैरह करने जाएंगे तो वहां पर ये आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, एकल आयनित हीलियम है, द्विआयनित लिथियम इत्यादि की ही व्याख्या कर सका। इस सिद्धांत से जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। कॉम्प्लेक्स अगर स्पेक्ट्रम वाला कोई एटम है ना, उसको फिर हम बोहर के सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहला तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा, बोहर के सिद्धांत से किसी परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अपेक्षित तीव्रताओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि बेटा जब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने एक चीज देखी कि जब सबसे पहले बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था, उस वक्त उन्होंने जो लाइंस देखी थी उन रेखाओं की एक विशेषता थी कि जैसे जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ हम जा रहे थे, उन रेखाओं के बीच की दूरी भी कम होते जाती थी और उनकी चमक भी कम हो जा रही थी। आप देख रहे थे। तो ये जो चमक का कम होना था, उनकी जो तीव्रता का घटना बढ़ना था, ये क्यों हो रहा था? ये बोहर की थ्योरी नहीं बता पाई थी। तीव्रता के बारे में कोई जानकारी बोहर थ्योरी से हमको नहीं मिली कि तीव्रता कम क्यों हो रही है। तो बोहर के सिद्धांत से किसी परमाणु के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अपेक्षित तीव्रताओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। थर्ड, जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा का उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रमदर्शी से परीक्षण किया जाता है। उच्च विभेदन क्षमता मतलब हाई रिजोल्विंग पावर। अगर हम एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर लाते हैं जिसका रिजोल्विंग पावर बहुत ज्यादा है, रिजोल्यूशन उसका बहुत अच्छा है, जैसे आप देखते हैं मोबाइल फोन में आप कोई वीडियो देखते हैं, उसमें आप उसका रिजोल्यूशन बढ़ा के देखते हैं, उतना ही क्लियर आपको दिखता है। 240 करके देखते हैं पिक्सल पे तो वो थोड़ा सा धुंधला दिखता है। 360 में देखते हैं और क्लियर आता है। 420 में देखते हैं और क्लियर जाता है। 420 होता है, 720 उसके बाद 360 आता है 240 के बाद, फिर सीधे 720 पे और ज्यादा क्लियर हो जाता है। आप और ऊपर बढ़ाइए 1440 1080 पे चले जाइए और ज्यादा सफाई दिखेगी। तो ये क्या, ये रिजॉल्विंग पावर है उसकी। तो अगर हम एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर लाएं जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई हो, जिसका रिजोल्यूशन बहुत हाई हो, ऐसे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट्स में डालकर देखेंगे तो परीक्षण किया गया उन लाइंस का, जो लाइन हमको दिखती है उसमें स्पेक्ट्रम में, तो उसमें एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखाएं पाई गई। पाया ये कि जब कम रिजॉल्विंग पावर वाले से देखते हैं, एक लाइन हमको दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है, तीसरी चौथी ऐसे दिख रही है। लेकिन जब इसी लाइट को हम हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं तो उसमें एक एक लाइन भी, मतलब और भी हमें बहुत धूमिल रेखाएं पर दिखाई देने लगती हैं। उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रमदर्शी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक से अधिक धूमिल सूक्ष्म रेखाएं पाई गई, मतलब जो ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रही थी, हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर और भी धूमिल मतलब धुंधली और छोटी छोटी लाइंस हमको दिखी, पतली पतली लाइंस। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इस सूक्ष्म संरचना को बोहर के सिद्धांत से समझाया नहीं जा सका। बोला गया कि भाई जब आप ज्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो और भी लाइनें दिखना शुरू हो जाती हैं हमको, ये नई लाइनें क्यों दिख रही हैं, इनके बारे में बोहर के पास कोई मतलब उनके परमाणु सिद्धांत के पास कोई जवाब नहीं रहा, नहीं समझा जा सका वहां से। फोर्थ, इस सिद्धांत से चुंबकीय क्षेत्र देखा यह गया कि जब चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं एटम में, जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस फॉर्म में भरा हुआ है और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर लगा के हम उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करें, चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और नेगेटिव प्लेट लगाना। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हमको ऐसे सिंगल दिखती है ना, हम देखते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र लगा के हम वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो वो लाइनें भी और छोटे छोटे लाइन में टूट जाती हैं। अन्य रेखाओं में टूटने की व्याख्या नहीं की जा सकी। जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो हमें एक सिंगल लाइन दिख रही है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया
अब फिर से हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, जो ट्यूब है हमारी उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर नीचे ऐसा अगल, फिर उससे जो हम स्पेक्ट्रम लेते उसमें जो लाइनें हमें अभी एक सिंगल मिलती थी, अब वो लाइनें और छोटी छोटी लाइंस में टूट जाया करती हैं। तो ये लाइनें क्यों टूट जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसके बारे में भी बोहर का सिद्धांत हमको कुछ बता नहीं पाया, समझा नहीं सका। 5, यह सिद्धांत परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी नहीं समझा सका। अब देखो, क्योंकि यह सिद्धांत केवल किसको समझा सका, एक इलेक्ट्रॉन जिनमें होता है उसको। अब जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे यह बोहर का सिद्धांत नहीं समझा सका। भाई बोहर ने तो यह बता दिया कि बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। एक इलेक्ट्रॉन का बताया ना उन्होंने, अगर 10 होते इलेक्ट्रॉन तो ये कहां चक्कर लगाते, क्या सब अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे अपने अपने, या फिर कोई ऐसा भी होगा कि किसी किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। तो इसके बारे में भी बोहर के पास कोई आंसर नहीं था, वो नहीं बता सके, वो नहीं समझा सके। तो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देता। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थिक कण है, मैटेरियल पार्टिकल है, और डे ब्रोगली के अकॉर्डिंग अगर ये मैटर पार्टिकल है तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएगा, इसको किस रूप में चलना चाहिए, तरंग के रूप में चलना चाहिए। पर एटम के बारे में बताया, एटम के भीतर न्यूक्लियस होता है यह भी बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी, पूरा कैलकुलेशन कर डाला, चारों तरफ घूम रहा है यह भी बता दिया, रेडियस कैलकुलेट की, वेलोसिटी कैलकुलेट की, एनर्जी कैलकुलेट की, दुनिया भर की बातें कैलकुलेट कर दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो तरंग रूप में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी कोई जानकारी बोहर थ्योरी से हमको नहीं मिली। जबकि डे ब्रोगली प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसको कैसे चलना चाहिए, तरंग रूप में। पर वो तरंग रूप में चलेगा या ऐसे गोली जैसे चलेगा तो सीधे चलेगा, तो वो ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा वेव फॉर्म में, इसकी जानकारी भी बोहर थ्योरी से हमको नहीं मिल पाती। भाई समझ रहे हैं आप। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि बोहर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं। तो आप चाहे तो कम ही मान लो या जैसे भी मान लो, सीमाएं हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो बोहर थ्योरी से, इसके बारे में यहां बताया गया है आपको। समझ रहे हैं आप। अच्छा, इस लेसन में एक छोटी सी चीज और देखनी है, वो है ये कि जो रिडबर्ग नियतांक यहां पर पढ़ा गया है, इसका यूज कहां पर हम लोग करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इससे नोट कर ले। फिर हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं रिडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अगला जो लास्ट आर्टिकल इस लेसन का होगा आपका, वो है रिडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग। आपने इस लेसन में एक कांस्टेंट देखा है, बीच में आया था रिडबर्ग नियतांक, और इसकी वैल्यू भी आपने देखी थी 1.097 इंटू 10⁻⁷ प्रति मीटर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हमको ये इसमें पढ़ना है कि रिडबर्ग नियतांक जो है उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो रिडबर्ग नियतांक के इस लेसन में 2 एप्लीकेशन है। एक तो पहला ये है कि हम किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा निकाल सकते हैं इससे। जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु की स्टडी कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा निकाल सकते हैं। दूसरा इसका यूज ये है कि हम तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। एक एक को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं आयनन ऊर्जा ज्ञात करना, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा को क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी।
सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, हाइड्रोजन का एटम अगर आप लें तो हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगा रहा है, अगर हम उसको बाहर से एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा? अपने निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंचे स्तर में जाएगा और फिर वापस लौट आएगा। हम चाहते हैं कि हम इसे इतनी ऊर्जा दे दें कि ये जब ऐसा ऊपर की तरफ जंप करे तो फिर इतना ऊपर चला जाए कि फिर ये वापस लौट के नहीं आए, मतलब ये परमाणु से बाहर निकल ही जाए सीधे। उस वक्त आपको उसे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना बाहर से, वो वाली ऊर्जा को हम बोलेंगे उसकी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसको परमाणु से बाहर भेजने के लिए आपको जितनी बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, जब वो बाहर चला जाएगा तो हम बोलेंगे परमाणु आयनित हो गया है। और इस काम के लिए आपको बाहर से जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं परमाणु की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाए तो परमाणु आयनित हो जाता है, मतलब हम उस वक्त बोलते हैं कि एटम क्या हो गया? आयनित हो गया, आयोनाइज हो गया है। अब परमाणु को आयनित करना अगर है आपको, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा, बाहर से जितनी ऊर्जा हमको उसको देनी पड़ेगी वो ऊर्जा परमाणु की क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अगर हाइड्रोजन परमाणु की आप बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n=1 में चक्कर लगाता है। वो समझ आ रहे हैं आपको? तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में जो वो इलेक्ट्रॉन है जो कि n=1 ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसके पास टोटल एनर्जी है कितनी आखिरकार? ये कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था एनर्जी का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nवें ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा आती है RCH अपॉन n स्क्वायर, माइनस RCH अपॉन n स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए? केवल हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसके पास कितनी ऊर्जा है। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम में n=1 में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो उसको हम E1 लिख लेते हैं। बताइए कितनी एनर्जी आएगी उसकी? n की जगह 1 लेना पड़ेगा ना आपको, तो ये एनर्जी आ जाएगी बेटा -RCH। हम इसको कहां भेजना चाहते हैं? इससे बिल्कुल निकालना चाहते हैं, मतलब हम इसको आयनित करना चाहते हैं, हम इसको अनंत पर भेजना चाहते हैं। तो जब ये अनंत पे जाएगा तो वहां कितनी ऊर्जा होगी इसकी? हाइड्रोजन एटम में n=∞ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E∞ कितना आएगा? n की जगह अगर इन्फिनिटी लिख देंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो अभी वो जहां पर है उसके पास कितनी एनर्जी है? -RCH। आप जहां भेजना चाहते हैं वहां पर उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो -RCH को 0 कैसे बना सकते हैं हम? इस काम के लिए हम उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? आप थोड़ा सा याद करें। आप चाहते ये हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन n=1 से n=∞ पे संक्रमण करे, यही तो चाहते हो कि 1 से सीधे कहां चला जाए? वो इन्फिनिटी पे चला जाए। तो आप चाहते हैं कि n=1 से वो सीधे n=∞ में संक्रमण करे। तो आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी? हाइड्रोजन एटम को आयनित करने के लिए
आवश्यक बाह्य ऊर्जा ये कैसे निकाली जाए बताइए आप मुझे, कोई है तरीका आपके पास? चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, बताइए जब n = 1 से 2 में भेजना होता था तो कितनी ऊर्जा लगेगी, ये कैसे निकालते थे आप? अगर n = 1 से एक इलेक्ट्रॉन को 2 में भेजना होता है तो कितनी ऊर्जा लगती है, कैसे निकाले थे आप? लास्ट क्लास में सब करके दिखाए हैं हम आपको। E2 - E1, 1 से 3 में भेजना है तो E3 - E1, 1 से 5 में भेजना है तो E5 - E1, तो फिर 1 से इंफिनिटी में भेजना है तो E∞ - E1। और ये जो आवश्यक बाह्य ऊर्जा होगी ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब E∞ की वैल्यू क्या है? 0, माइनस E1 की वैल्यू क्या है? -RCH। इस तरह से आयनन ऊर्जा की वैल्यू कितनी आ गई? RCH। ये -+ हो गया, 0 + RCH, RCH आ गया। अब R का मान आपको मालूम है, C की वैल्यू आपको मालूम है, H की वैल्यू मालूम है। आप जैसे ही रखोगे आयनन ऊर्जा का मान निकल करके आ जाएगा और आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ रही है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे कि रिडबर्ग नियतांक का एप्लीकेशन क्या है। तो आयनन ऊर्जा ज्ञात करने में अब आप देखो आयनन ऊर्जा का सूत्र क्या बना? RCH, और उस फॉर्मूले पे R आता है। तो अगर R नहीं मालूम होगा तो ये नहीं पता लगा सकेंगे हम लोग। तो आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें रिडबर्ग नियतांक की जरूरत पड़ेगी ही। समझ आ रही बात आपको? इसलिए आयनन ऊर्जा ज्ञात करने में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमको जरूरत पड़ती है। तो बताइए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव बताइए? 13.6 वोल्ट। लास्ट क्लास में आयनन विभव और उत्तेजन विभव की चर्चा हुई थी। क्या होता है आयनन विभव? वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि जब वो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराए तो वो उस परमाणु को क्या कर दे? अगर आयनन ऊर्जा है तो आयनित कर दे, उत्तेजन ऊर्जा है उत्तेजित कर दे। समझ आया ना आपको? तो ये 13.6 वोल्ट उसका आयनन विभव हो जाएगा। ठीक है ना? तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में भी हम R का यूज करते हैं। देखो कैसे, आपने श्रेणियां देखी हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, 5 श्रेणियां देखी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की जो 5 श्रेणियां हैं उनमें से किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए, पहली की, दूसरी की, 10वीं की, अनंत वाली की, किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए और उसके फॉर्मूले में एक R आता है। आप देखिए सबके फॉर्मूले में एक R आपको दिखेगा। नहीं याद आया? 1/λ इज इक्वल टू के बाद सबसे पहले R ही मिलता है आपको। तो अगर R नहीं होगा हमारे पास तो फिर हम तरंग दैर्ध्य नहीं ज्ञात कर सकते। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में R का मान ज्ञात होने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी भी श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य उसके संगत सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नहीं समझ में बात आई आपको? और इसके लिए आप चाहें तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल दिखा भी सकते हैं एग्जाम में। क्या एग्जाम्पल दिखाएंगे? जैसे बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ आपको? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है ना, पर n की जगह पहली रेखा तो 3 लिखेंगे आप।
अब आप इसे सॉल्व करिए, ये आएगा 1/4 माइनस 1/9, फिर 1/λ इज इक्वल टू r, 9 4 जार 36, 9 माइनस 4 5/36। तो जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे नंबर पलट दिया जाएगा, तो 36/5r, 36/5r। अब आप देखिए बामर श्रेणी की पहली रेखा के तरंग दैर्ध्य के लिए हमको r की जरूरत है, तो r की वैल्यू अगर पता होगी तो ये आएगा, नहीं तो इसके आगे नहीं आ सकेगा आपको। तो r का दूसरा एप्लीकेशन इस लेसन में ये है। तो रिडबर्ग नियतांक के इस लेसन में कितने एप्लीकेशन है, कितने अनुप्रयोग है? 2, आयनन ऊर्जा ज्ञात करने में, और दूसरा किसी भी रेखा की, किसी भी श्रेणी की, किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य आप ज्ञात कर सकते। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट के 2 एप्लीकेशंस भी हैं, और इस तरह से अब आपने इस लेसन की हर चीज कंप्लीट कर ली हुई है। समझ आया? अब इस लेसन के बाद हमको जो पढ़ने को मिलेगा वो टॉपिक होगा न्यूक्लियस का, नाभिक का। परमाणु के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि परमाणु के भीतर जो हमको 2 पार्टिकल मिले हैं, एक न्यूक्लियस मिला है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मिला है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि क्या न्यूक्लियस एक सिंगल पार्टिकल है, या न्यूक्लियस को तोड़ने से भी ये कुछ कणों से मिलकर बना हुआ हमको मिलेगा। ये चीज हम अब देखना चाहते हैं। अब उसकी स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगली क्लास से। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।